अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद साहब। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर यह जुमला बिल्कुल ठीक बैठता है कि सर मुंडाते ही ओले पड़े। यानी अभी हुकूमत का पहला हफ्ता ही मुकम्मल ना हुआ था कि इस हुकूमत के खिलाफ नया से नया इशू खड़ा होना शुरू हो गया। वज़ीर आज़म की सादगी के ऐलान के बाद जो उनकी बनी गाला के रहाइश गाह का मामला भी सामने आया है और सब मामलात पर PTI को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। रईस कसर पंजाब हुकूमत के कुछ इकदामात ने पूरी कर दी, चाहे वो वज़ीर आला पंजाब के जहाज़ से जारी तस्वीर हों या पाकपतन के DPO का मामला। चीफ जस्टिस साहब ने उस पर सुओ मोटो भी लिया है और आज अदालत में इस मामले से जुड़े अफराद को भी तलब किया गया था। अब आने वाले दिनों में ये मामला उस्मान बुज़दार साहब के लिए कितने मसाइल पैदा करता है और पहले ही हफ्ते में शुरू होने वाली मुश्किलात से इमरान खान साहब किस तरह से निकल पाएंगे, इन तमाम मामलात पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे और अगले कुछ हिस्सों में बात करेंगे वज़ीर आज़म साहब का GHQ का विज़िट और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, अमेरिका और माइक पोम्पेओ की कॉन्वर्सेशन का एक नया मुबाहिसा छिड़ गया। जी जनाब बाकिर सज्जाद साहब, काफ़ी पैक्ड एक हफ्ता गुजरा है, लेकिन इससे पहले कि हम बाकी इश्यूज़ पे आएँ सर, क्योंकि अब ऐसे लग रहा है जैसे नेशनल कॉन्वर्सेशन जो है अभी मुल्क जो है जनाब दरपेश बहरान है, मजमूई कर्जा है, बिजली का बहरान है, आपका सर्कुलर डेट है, क्या कुछ नहीं है, कौमी सलामती है, खारजा पॉलिसी है। लेकिन अगर आप मीडिया की ज़रा बातें सुनें या तमाम चैनल्स को देखें तो उनका निचोड़ शायद सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टरों तक महदूद है। लेकिन हम सर इससे जो थोड़ी सी ज़्यादा संजीदा मेरे ख्याल से तनकीद बनती है वो DPO पाक पतन का किस्सा है आपके सामने जनाब। उस पर अब चीफ जस्टिस साहब ने उसका सुओ मोटो, बल्कि अदालत उज़्मा ने उसका सुओ मोटो लिया है और कुछ नए इंकाशाफात भी हुए हैं। IG साहब को भी बुलाया और ऐसा मालूम हो रहा है जनाब कि और अतराफ से कुछ दबाव था। क्यों बाकिर साहब? आपने जैसा उसमें इब्तदाइया में आपने जो मुहावरा पढ़ा कि सर मुंडाते ही ओले पड़े, थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूंगा। अगर आप सर मंडवा के खुद ओलों में चले जाएं फिर आप ओलों पे गिला नहीं कर सकते कि ये कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा जो हैं वो इस वजह से जनरेट हुई हैं कि कुछ ऐसे इकदामात लिए गए जिनकी वजह से पूरी प्रेस का आपके ऊपर फोकस आ गया। ये PTI का भी इस वक्त मौक़िफ़ यह है कि हमें गैर मतलब एक्स्ट्रा कुछ क्रिटिसिज्म का सामना है। और आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब कुछ साफ़ियों से मिले तो उन्हें भी ये कहा कि कम से कम मुझे 3 महीने का वक्त दें। तो ये बुनियादी सूरत हाल है। लेकिन अब जैसे आपने जिक्र किया कि जब वाक़या जैसे वो मानिका फैमिली के साथ हुआ या DPO की ट्रांसफ़र का वाक़या आया तो यकीनन क्वेश्चंस रेज होंगे, क्योंकि मीडिया का रोल हमें समझना चाहिए। यहाँ पर मसला ये है कि ना तो हुकूमत या हुक्मरान जो तबका है, जिसमें अपोजिशन को भी मैं इसलिए शामिल करूँगा कि रूलिंग एलीट है हमारी, जो एक पॉलिटिकल क्लास है, ना वो समझती है कि मीडिया का क्या रोल है, ना मीडिया खुद समझता है कि मीडिया का रोल एक वॉच डॉग का रोल है। उन्होंने अवाम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, उन्होंने अवाम को इनकम्पिटेंस से, करप्शन से और इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन से प्रोटेक्ट करना है। दूसरी तरफ मीडिया अपने आप को समझता है कि हम एजेंडा सेटर हैं, ठीक है, आपका काम है कि अवेयरनेस क्रिएट करें और इशूज़ की तरफ मुतवज्जह करें, लेकिन साथ ही साथ आपका ये हक नहीं बनता कि आप जो हुकूमत को डायरेक्ट करना शुरू करें, तो वहां मसाइल आ जाते हैं। बाकिर साहब, दूसरी जानिब एहसन इकबाल साहब का बहुत दिलचस्प ट्वीट था। उन्होंने कहा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब ने ये ओहदा संभाला था 2013 में तो मसाइल थे, दहशत गर्दी से ताल्लुक़ रखते थे मसाइल, लोड शेडिंग के क्राइसिस से ताल्लुक़ रखते थे मसाइल, आपकी एक इकोनॉमिक क्राइसिस होने को जा रहा था। जो अब मीडिया इन छोटे इशूज़ को तवज्जो दे रही है वो असल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए एक कामयाब रेफरेंडम है। उसका मतलब ये है कि जो बहुत संजीदा मसाइल थे उनसे मुस्लिम लीग नवाज उनको निपटा सका है। नहीं, मैं इसको भी कॉन्टेस्ट करूंगा कि ये मसला ये है कि अब जो इमरान खान साहब या उनकी पार्टी के साथ हो रहा है वो बयानियां हैं जो वो उन्होंने दूसरों के बारे में कायम किया है, उसी के ऊपर अब दुनिया उनको परख रही है और उनको क्रिटिसाइज कर रही है। पहले वो यही चीज़ें दूसरों के बारे में कहते थे कि गाड़ियों का लाव लश्कर होता है, जहाज़ इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर जैसे चिंगटी रिक्शा इस्तेमाल होता है, तो अभी वो सारी की सारी बातें अब इन पर उसी
उन्हीं पैरामीटर्स पे इनको जज किया जा रहा है। और अब ये जब ये क्रिटिसिज्म की हीट फील कर रहे हैं तो यहाँ पर आकर वो अब मीडिया रेगुलेशन बढ़ाने की बात करते हैं, जबकि मीडिया रेगुलेशन ठीक है अपनी जगह होनी चाहिए, आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम भी है, एक लीगल फ्रेमवर्क भी है, उसके बाद मीडिया रेगुलेशन भी है। तो इससे पहले कि आप मीडिया रेगुलेशन को ज़्यादा एक्सपैंड करें, आपको ये इस चीज़ का इदराक करना होगा कि आपके मीडिया रेगुलेटर्स के अंदर स्ट्रक्चरल फ्लॉज है, जहां पर सिर्फ वो अपने आप की उस दिन की वजह से वो अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहता है, ना सिर्फ वो मीडिया को रेन इन करने में नाकाम रहता है, बल्कि मीडिया के खिलाफ जो कुछ इकदाम होते हैं उनमें भी वो नाकाम रहता है। साहब इसमें शायद 2-4 चीज़ें हैं। जो इमरान खान साहब का कहना था कि जी मीडिया हमें 90 दिन के बाद जज करे, वो मेरे ख्याल से इस हद तक जायज़ है कि मीडिया को एक जमात जिसका मोमेंटम है, जिसका एक तरह का पॉलिटिकल कैपिटल बना हुआ है, उनको पहले एक हद तक कार्रवाई करनी चाहिए, उनको कारकर्दगी अपनी वाज़े करनी चाहिए और फिर उसके बाद संजीदा तनकीद करनी चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब सर, अगर आप इस पुलिस के इशू पे आ जाएं, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म मुंतखब होते साथ ही एक बहुत तामीरी तकरीर की थी और उस तकरीर की शो पे हमने तारीफ़ की और बल्कि अक्रॉस द बोर्ड तारीफ़ की। बार बार उन्होंने कहा कि सियासी मुदाखलत पुलिस को तबाह किया है और ख़ुसूसी तौर पे पंजाब पुलिस को तबाह किया है और खैबर पख्तूनख्वा का मॉडल उन्होंने पंजाब पे लागू करना था दुरानी साहब के ज़रिए। दुरानी साहब, नासिर दुरानी साहब को उन्होंने मुशीर भी बनाया था इसी मकसद के लिए। लेकिन जब आप देख रहे हैं सर कि पहले ही हफ्ते में या चलें पहले 2 हफ्ते में ये जो DPO पाकपतन का इशू है ये संजीदा से संजीदा होता जा रहा है, अजीब तरह की कुव्वतें भी अब उसमें इन प्ले आ गई हैं, तो क्या ये आपको बिजनेस एज यूजुअल नहीं वाजे करके दिखाता? और अगर ये वाकई में एक बहुत बड़ी गलती हो गई या एक बहुत बड़ी कोताही हो गई सूबाई हुकूमत की तरफ से, तो क्या PTI का जो ऑफिशियल बयानिया है वो सामने नहीं आना चाहिए? अभी तक कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट रिस्पॉन्स जिसने लोगों को तसल्ली दिलाई हो या मुतमईन किया हो, वो अभी तक सामने नहीं आया। असद आपने बिल्कुल बजा तौर पे जहाँ पे बहुत से इश्यूज खड़े हुए हैं इस इशू को पिक किया है, लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि अगरचे DPO के उस वाक़े से मुतल्लिक मुतअद्दिद नरेशंस आ चुकी है हमारे सामने। आज एक जो सुप्रीम कोर्ट में भी DPO की तरफ से पेश किया गया और जिस तरह बताया गया कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर की तरफ से दबाव नहीं था, बाकी कुछ इदारों की तरफ से भी था। तो ये एक आपको ये चीज़ उस चीज़ के इम्प्रेशन को नेगेट करती है जो PTI अभी तक कायम करता है। PTI ने जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया तो उनकी एक जो सिंगुलर बड़ी अचीवमेंट जिसके ऊपर ये वोट मांग रहे थे वो ये थी कि हमने KP की पुलिस को डीपोलिटिसाइज किया है और उसको मिसाली पुलिस बना दिया गया। अभी इसी चीज़ को वो खुद से नेगेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये होगा कि अगर ये इसी तरह के वाक़यात होते रहे तो लोगों का एतमाद आपके दावों पर उठ जाएगा, इसलिए उन्हें चाहिए कि जल्द अज जल्द इस चीज़ को एक्सप्लेन करें। आज भी उन्होंने यही कहा कि हमारा वजाहत आएगी तो सब कुछ लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की दूसरी तरफ हम प्रोसीडिंग्स देखें तो वहाँ पर ये जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, मेरा ख्याल में ये नाज़रीन के सामने लाना ज़रूरी है कि दिस इज़ क्लियर केस ऑफ पॉलिटिकल डिक्टेशन एंड इंटरफेरेंस, और ये इससे के मामला को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और यह भी सवाल पूछा गया कि अब्यूज ऑफ अथॉरिटी क्या डिस्क्वालिफिकेशन का बायस बन सकती है? इसी नुक्ते पे बाकिर साहब, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें, वज़ीर आला पंजाब साहब के किरदार की बात करें, तो इमरान खान साहब ने कसूर का भी हवाला दिया था। और मैं इसको इसलिए अभी टच कर रहा हूँ क्योंकि हम अभी पुलिस के और पुलिस की सियासी जो मुदाखलत है और ये जो एक थाना कचहरी का कल्चर है जो मुस्लिम लीग नवाज़ ने पिछले 30 साल में इवॉल्व किया, उसकी बात कर रहे हैं जनाब। क्योंकि खान साहब ने कसूर का हवाला दिया था, उसका डायरेक्ट रेफरेंस किया था, वो भी जनाब मेरे और आपके सामने वो सिलसिला है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चाइल्ड अब्यूज़ का केस था वो उसको किस तरह स्वीप अंडर द कारपेट किया था। उसमें पंजाब के जो सूबाई असम्बली के रुकन थे उनकी जो इस पूरे मामले में शमूलियत थी, उनका किरदार था, और दूसरी जानिब जो पुलिस का रोल था जिसमें उन्होंने FIR भी नहीं कटवाई थी, उन्होंने फैमिलीज़ को भी हशअप किया था और उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं की थी और नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ भी कोई कोऑपरेशन नहीं की थी। DNA की भी जो रिपोर्ट्स थी वो 2 साल बाद आई थी, फॉरेंसिक्स भी उसी तरह स्नेल पेस पे जा रहा था। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ बाकिर साहब कि जब पुलिस को आप इस तरह
अक्रॉस द बोर्ड क्लीन करेंगे। एक और भी स्टेटिस्टिक आया था कि चाइल्ड अब्यूज की जो इंसाइडेंस है वो बढ़ती जा रही है। तो आपने पुलिस को जब आप ओवरहॉल करेंगे तो कसूर का मामला और उस तरह के जो अब्यूज रिलेटेड केसेस हैं उनको भी आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। और मेरे ख्याल से जितनी बात होती है इस मौजू पे वो कम है। नहीं, मेरा ख्याल में ये बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है। जब मैं कहता हूँ ना कि उन्होंने इसके ऊपर इलेक्शन, ये इस सिंगुलर इशू के ऊपर कंटेस्ट किया, इसका मतलब है कि पूरे मुल्क में इसकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज किया जाता है कि लोगों को जस्टिस की जो बुनियाद है वो यहाँ से शुरू होती है कि जिस तरह से पुलिस आपके केस को रजिस्टर करती है और उसको आगे लेके चलती है जब ये ऐसे क्रिमिनल केसेस होते हैं। यहाँ पर जिस तरह से हुकूमत ने इस वाक़े को, पाकपतन वाले वाक़े को हैंडल किया, इससे तो एक चीज़ ये लगती है कि जहाँ पर वो ये कहते हैं दो नहीं एक पाकिस्तान, लेकिन अभी भी उनके दिल में या कहीं ना कहीं ये बात ये दिमाग में है कि कुछ क्लासेस हैं जो प्रिविलेज्ड हैं और उनको उसी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। इस चीज को खत्म करना होगा। वक्त जरा कम हो रहा है ये सर, ये जो अब नया एक सिलसिला शुरू हो गया है कि जी हम एक तरफ कह रहे हैं सियासी मुदाखलत कम से कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ अब एक मानका फैमिली की भी एंटिटी अब हम सुन रहे हैं। एक ये गुजर साहब भी हैं, उस पर अदालत उज़्मा ने भी सवाल उठाया कि जी ये कौन है, ये क्या सिलसिला है। तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो बढ़ रही है सर। और ये जो सीएम बुज़दार साहब हैं, क्या इनकी कारकर्दगी पे पहले हफ्ते में या पहले 2 हफ्तों में ही सवालिया निशान नहीं उठता? जी, मैं इस तरह भी आपका जो इस तरह से जवाब देना चाहूँगा कि जहाँ पर इमरान खान साहब पे जब क्रिटिसिज्म होती है, कभी आप कोई ऐसा क्रिटिकल ट्वीट भी कर दे तो उनकी पूरा जो एक सोशल मीडिया का एक आर्मी है वो आप पे चढ़ दौड़ती है कि इनको जी वक्त दे। भाई आपको वक्त तो उस वक्त चाहिए जब आपने कोई चीज़ इस्टेब्लिश करनी हो, उसको करना हो। एटीट्यूड्स को चेंज करने के लिए आपको वक्त नहीं चाहिए। आपने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रोकनी है तो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम यू। उसमें आपकी और आपकी फैमिली को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो जाके किसी मामले में इंटरफेयर करे। इसके लिए आपको साल नहीं, घंटे नहीं, मिनट नहीं, आपको उसी वक्त एंड ऑन द स्पॉट ये आपको डिसाइड करना है कि आज के बाद ये इस तरह से नहीं होगा, तब जाके चीज़ें बदलेंगी, वरना आपके जो बयानात हैं उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपके साथ एक और चीज़ भी शेयर करता जाऊँ कि आज फवाद साहब ने बड़े भारी दिल के साथ एक ग्रुप में मैसेज डाला, उसका मैं भी उस ग्रुप का मेंबर हूँ, कि जी अभी तक जो पूरा मीडिया हमारा वो सलीम साफ़ी हेलीकॉप्टर, सीएम पंजाब, बहावलपुर और आमिर लियाकत जैसे इशूज़ के इर्द गिर्द घूम रहा है। ना बात करते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर सेनेट में गए, तो भाई दैट्स हिज जॉब कि वो गए और वहाँ पर गए। डिप्लोमेसी सक्सीड हुई कैरिकेचर्स में, ठीक है। बाकी साहब इफ दैट्स हिज जॉब तो हम उसको डिस्कस क्यों नहीं कर रहे? वो उस हद तक उनका पॉइंट नहीं है। नहीं, मतलब यहाँ पर आपको पता है कि जो अगर ही इज परफॉर्मिंग हिज जॉब दैट कांट बिकम ए हेडलाइन। और दूसरी बात है, कहते हैं वो डिप्लोमेसी कैरिकेचर, दैट इज डिबेटेबल, वो किन वजूहात की वजह से वो एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, ठीक है। आपने प्रोटेस्ट किया सर, तो नवाज शरीफ साहब कितनी बार सेनेट में जाते थे और कितनी बार पार्लियामेंट में जाते थे, और इमरान खान साहब से क्या यही तवक्कुआत नहीं थे कि वो कम से कम हमेशा जब भी आप इस तरह की प्रेसिडेंट लेके आते हैं तो मेरा जवाब वही होता है, और आज भी यही होगा कि आप गलत को मतलब नहीं साबित यूज़ कर सकते कि किसी और चीज़ को साबित करने के लिए। और मतलब कि आप प्राइम मिनिस्टर के अपने एक्सपेंडिचर्स कट कर रहे हैं, आपके सामने है कि जिस तरह के हेलीकॉप्टर का जिक्र चढ़ा हुआ है और बाकी मामलात हैं। और यहाँ पे अभी भी ये भी बहस शुरू हो रही है कि जो गाड़ियाँ वो ऑक्शन हो रही हैं वो तो काफ़ी पुरानी है एंड दे वर ऑलरेडी ड्यू फॉर रिटायरमेंट। और उस तरह के नैब के जो मनी लॉन्ड्रिंग में एनबीपी के प्रेसिडेंट है उनकी बात नहीं होती। जैसे आपने अभी 10 बिलियन ट्री की सुनामी की तो आप जिक्र कर रहे हो आपने सर अभी, क्योंकि मीडिया रेगुलेशन की भी बात की थी, तो ये तनकीद बहुत जल्दी नहीं आ जाती सामने इस हुकूमत के मुतालिक कि जी जब ये कोई काम भी करते हैं तो कोई कहता है कि जी ये तो पहले से ही काम होने को जा रहे थे, या ये पहले से ही किसी और का आइडिया था, और ये जो ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल वाली पॉलिसी है। नहीं, असद मैं जहाँ पर वो मीडिया रेगुलेशन की है उसमें मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये इस तरह अब आप दुनिया को नज़र ना आए या मुल्क में लोगों को नज़र ना आए, लोग इसको इस तरह से ना देखें कि ये आप पर जब क्रिटिसिज्म हुआ तो आपने मीडिया रेगुलेशन की तरफ आप मुतवज्जे हो गए। आपको ये सामने लाना चाहिए और इसको पूरा प्लान लाना चाहिए। जिस तरह इन्होंने अनाउंस किया, इससे ज़्यादा सवालात खड़े होते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप इसको किस तरह करेंगे, आप मीडिया को रेन इन करना चाहते हैं या मीडिया फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आपने जो पिछले फ्लॉड सिस्टम है उसको स्टडी किया है, इसके लिए
आपको एक वाइडर कंसल्टेशन चाहिए, वरना हमेशा ये समझा जाएगा कि आप सिर्फ अपने ऊपर तनकीद को रोकने के लिए अब मीडिया रेगुलेशन की तरफ आप बाकिर साहब दूसरी जानिब उन्होंने पीटीवी को भी सेंसरशिप से किसी ना किसी तरह से आज़ाद कर दिया है। कभी पहले आदमी सोच नहीं सकता था कि फजलुर रहमान साहब, एहसन इकबाल साहब, जो हिज़्ब इख्तिलाफ के जो सबसे प्रोमिनेंट लीडरान हैं, उनके बयानिए को पीटीवी एयर करेगी। तो शायद तनकीद से वो इतना ज़्यादा नहीं घबराते, लेकिन वो भी आने वाले दिनों में शायद मज़ीद नुमायाँ हो। अगले हिस्से में जिस तरह बाकिर साहब ने व्हाट्सएप ग्रुप का हवाला दिया करेंगे, कुछ और सुर्खियाँ बन रही हैं कि लोग व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अजीब तरह की तकर्रियाँ हो रही हैं, उस पर बात करेंगे। आमिर लियाकत साहब के हवाले से, फयाजुल हसन चौहान साहब के हवाले से। रहेगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना है कि मीडिया हमें 3 महीने का वक्त दे और उसके बाद तनकीद करे। लेकिन जनाब बाकिर साहब, आपके सामने ये पिछले कुछ 12 दिन हैं, अब जब आप में से ये ऑपोजिशन की आदत नहीं निकलती, आपने देखा होगा शेख रशीद साहब ने भी कुछ इस तरह की बातें की थी इंतहाई मुतनाज़े। फिर फयाजुल हसन चौहान साहब जो सूबाई हुकूमत, पंजाब हुकूमत के जो वज़ीर इत्तलात तकर्रर किए गए हैं, उन्होंने भी बात की थी शो बिज़नेस के मुतालिक। फिर उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी। ये जो एक 55 रुपए का एक फिगर है सर्कुलेट कर रहा है कि जी हमारी हेलीकॉप्टर राइड्स पे 55 रुपए ही लगते हैं, और हम ये बात कर चुके हैं कि हेलीकॉप्टर राइड्स जो हैं वो एक नॉन इशू है। बेशक अगर आपने तहरीक इंसाफ का बयानिया उठाना है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, लेकिन जब तामीरी बातें नहीं हो रही सर, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो ये बहुत अहम वज़रा हैं, ये कुछ अपनी ज़ुबान को थोड़ा सा लगाम दे सकते हैं, थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल अपनाएं? क्योंकि ये ऑपोजिशन में नहीं है, ये अब हुकूमत में है, और जब हुकूमत में ये बात करते हैं तो असर पड़ता है उसका। असद, ये बात हुकूमत में या अपोजिशन में होने से मुतल्लिक नहीं है। चाहे अपोजिशन में हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, ट्रेजरी बेंचेस पे हो, आपको अपनी ज़बान को लगाम दे के रखना चाहिए। आपने अपना एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड करना है। ये शायद मतलब आप किसी तरफ भी हो, आपको ये सबक अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मसला यहाँ पर यह आ रहा है कि लोगों की सियासी परवरिश नहीं हुई है। इन लोगों ने ये इक़्तिदार यकदम देखा है, अगरचे कहते हैं पीटीआई 22 साल लगे हैं, लेकिन कुछ लोग तो बिल्कुल अभी नौवारिद हैं उसमें, और उनको अपनी ज़बान इसलिए नहीं है कि उन्हें वो समझते हैं कि उनको इक़्तिदार प्लेटर में रख के दे दिया गया, वो आगे भी इस तरह चलते रहेंगे। तो ये जो भी कोई इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा वो कंडेमनेबल होगी। पीटीआई को खुद भी अपने अंदर ये इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि ये आपकी पार्टी का ओवरऑल इमेज डिस्टर्ब करेगा। जब लोग इन छोटे छोटे इश्यूज पे असल बात करते हैं, वो इस वजह से है कि यही लोगों के बयानात हैं जिनको वो बेस बना के दोबारा पार्टी को अटैक करने की कोशिश करते हैं। पीटीआई को एजेंडा सेटिंग खुद करनी पड़ेगी। अगर आप बड़े इश्यूज को टैकल करेंगे तो लोग बड़े इश्यूज पे बात करेंगे। अक्रॉस द बोर्ड इशू नहीं है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जी क्योंकि ज़्यादा तजर्बा नहीं है तो वो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन क्या वो सियासी जमातें जिनकी अब 20-30 साल का तजर्बा है, उनकी लैंग्वेज में या उनके टोन में क्या बहुत ज़्यादा नरमी है सर? उनकी जो हिस्ट्री है, जिस तरह उन्होंने लोगों को टारगेट किया, लोगों के ख़ानदानों को टारगेट किया, वो तो सबके सामने नहीं ऐसा ओवरऑल एक पॉलिटिकल जो हमारा कल्चर बन रहा है ना। अगर मैं वो उस वक्त क्योंकि पीटीआई के पैराए में बात हो रही थी, ये जो हमारे यहाँ सियासी तरबियत की कमी है, परवरिश में कहा गया था तरबियत की कमी है, सियासी तरबियत की, वो आपको सामने नज़र आ रही है। एक ज़माना था जब 70s में इलेक्शन हुए थे तो बड़े बड़े स्टॉलवर्ड सामने आए थे, उन्होंने अभी तक उनका सियासत पे काफ़ी देर तक उनका असर रहा और हमेशा से नाम लिया जाता है, उनको स्टैंडर्ड के तौर पे पॉलिटिक्स में पेश किया जाता है। अभी जो है कि माजरत के साथ 70s में तो सर वो भुट्टो साहब का ज़माना था, और भुट्टो साहब ने जो तकारीर में क्या कुछ फरमाया उससे तो नहीं, लेकिन मैं अब एक भुट्टो साहब की स्टेटमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। वली खान साहब के मुतालिक फरमाया था और मुफ्ती महमूद साहब के मुतालिक, और जो उनके सियासी मुखालफिन थे सर, वो तो आपका पॉलिटिकल कल्चर तो वहाँ से ही आज तक वो वही कहानी है। नहीं, वो एक वो आपका जिसे कहते हैं ना कि एक शुरुआत
में वो मसला है, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जैसे इत्तेज़ाज़ हसन साहब हो गए, दूसरे लोग हैं, एक ज़रा बेहतर स्टैंडर्ड था। अब तो बिल्कुल ही नीचे चला गया ना स्टैंडर्ड। मैं वो सिर्फ इतना ही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो जिसे हम लफ्ज़ मुनासिब नहीं है कहना, नो दौलती है, इसमें आए हैं जो स्टेट माफिया जो पॉलिटिक्स में आया है, तो ये जितना भी कोई हमारा रख रखाव था, हमारी कोई वैल्यूज़ थी, सब की सब खत्म हो गई है। लेकिन आप इस ज़रा मेयार की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए कि क्या आप इन लोगों को अपनी सियासी जमात में भर्ती करने के बाद कोई उस तरह का फ़ायदा देखते हैं कि नहीं देखते। अब बहुत ज़्यादा ऐसे मुतनाज़िया शख्सियात हैं, मुस्तफ़ा खर साहब को उन्होंने टिकट दिया था, वो हार गए। मरवत साहब के साथ उन्होंने इत्तेहाद की, वो फिर वापस नून लीग के साथ इत्तेहाद करने को गए 2018 के इंतखाबात में, वो भी हार गए। आमिर लियाकत साहब जो कामयाब हुए वो भी कराची शहर से कामयाब हुए, जहाँ मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ का बयानिया दुरुस्त है इस हद तक कि वो जिस उम्मीदवार को भी खड़ा कर देते उस हल्के से वो कामयाब हो जाता है। इट वॉज पार्टी ओवर कैंडिडेट। लेकिन इन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ख़ास अच्छी पब्लिसिटी नहीं प्रोवाइड की और ना तो दूसरी तरफ अपनी नशिस्त पे कामयाब हो पाए। तो यहाँ सर एक्सपीडियंसी भी किस हद तक आपको लेके जाती है आगे? नहीं, एक्सपीरियंसी तो मेरा ख्याल में इन्होंने इमरान खान साहब ने सामने यही रखा था कि जहाँ से कोई ऐसा बंदा मिलता है जिसके लिए जिसको कुछ वोट्स हासिल हो जाएंगे या पोटेंशियल कैंडिडेट है जिसको आप इलेक्टेबल्स कहते हैं, तो उन्हें शामिल करते हैं। उस वक्त स्टैंडर्ड इन्फोर्स करना चाहिए था उनको। चलें सर, इसी नुक्ते पे ज़रा वक्फा लेंगे और अगली बात करेंगे नौ मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की GHQ में मीटिंग और उसके बाद जो बहुत गहरा तज्ज़िया मुख्तलिफ तबकों से सुनने को मिला। रहिएगा हमारे साथ। तो दो राय इस में बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की GHQ की तरफ आमद की। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अफ़वाज पाकिस्तान को वसाइल देने की यकीन दहानी की और दूसरी जानिब आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब ने कौम के तवक्कुआत पर उतरने का वादा किया, पूरी तौर पर उतरने का वादा किया। लेकिन इस मुल्क की तारीख़ में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हमेशा से सामने रहे हैं। क्या ये ताल्लुकात एक अब नया रुख इख्तियार करने को जा रहे हैं, उस पर बात करेंगे। जी जनाब बाकर साहब, मुस्बत मुलाकात इस तरह से कि सिविल मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं वो आपके सामने है। असलम बेग साहब का जो एग्ज़ाम्पल है वो बार बार दिया जा रहा है कि उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को अपने ऑफिस ही बुला लिया था ताकि उनको वो सलूट ना करें और सलूट नहीं किया था, और बाद में फिर उन्होंने ये एक्सक्यूज़ भी दिया था कि आर्मी चीफ सिर्फ़ और सिर्फ सदर पाकिस्तान को सलूट करता है। कहना ये चाह रहा हूँ सर कि इसमें जो ऑप्टिक्स हैं वो सबके लिए अहमियत रखते हैं, बल्कि जो कोर कमांडर्स की भी मीटिंग थी उसको इमरान खान साहब ने चेयर किया था। माजी में आपने देखा कि जब आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब नए तकर्रुर हुए थे तो उन्होंने भी मियां नवाज शरीफ साहब को सलूट तो किया था, लेकिन मीडिया में बार बार ये डिस्कशन की जा रही है कि जी ऑप्टिक्स बहुत मुख्तलिफ हैं, इस बार बहुत एक मुस्बत डायनामिक दिखाया जा रहा है, सब एक ही सफ़े पे नज़र आ रहे हैं। ये जो अलामती बातें हैं, सिंबॉलिक बातें हैं, क्या हम इनको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे? क्या 5 साल के बाद ही नहीं पता चलेगा कि पाकिस्तान में सिविलियन बालादस्ती कायम हुई है कि नहीं? नहीं असद, मेरा ख्याल में आप यहाँ पर बेशक आप समझे कि काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। आप इमरान खान की बाकी बातों की तरह आप इसको काफ़ी आपको लंबा टाइम फ्रेम नहीं चाहिए। अच्छा। यहाँ बुनियादी चीज़ें हैं जहाँ पर जिन पे इख्तलाफात शुरू होते हैं। और जब आर्मी चीफ पहली मीटिंग के लिए गए थे प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, तो उन्होंने इस बात की तरफ जो वहाँ पर जो उस वक्त कलामी आया और इस बात का इशारा किया कि हम दोनों सिक्योरिटी के लिए मुल्क के अंदर और मुल्क के जो बाहर इशूज़ है रीजन में उन पे एक पेज पे होंगे। मेरा ख्याल में ये वो वाहिद चीज़ है जिसकी वजह से आपका सिविल मिलिट्री का एक मेजर प्रॉब्लम हल हो जाता है अगर आप एक पेज पे हो जाते हैं। ये एक कोर इरिटेंट है इस रिलेशनशिप में। लेकिन दूसरी तरफ अगर कल की मीटिंग की तरफ आया जाए तो आज जैसे मैंने वो स्टोरी कवर की और मैं भी आपकी तरह अच्छा सा एक पैक ले सकता था कि इमरान खान साहब ने यकीन दहानी कराई कि तमाम जितने रिसोर्सेज हैं उनको चाहिए वो प्रोवाइड किए जाएंगे और जो कुछ उनको अफवाज को चाहिए वो दिया जाएगा। हर वज़ीर आज़म का ये फ़र्ज़ है। मुझे जो इस चीज़ में
ज़्यादा मज़ाक़ा खेज़ लगी वो उसकी प्रेस रिलीज़ में, वो ये लगी कि वहाँ पर आर्मी चीफ को कोट किया गया कि वो प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने हमारे ऊपर एतमाद किया। आप मुझे कोई बताएं, ये थोड़ा सा ISPR की क्रिटिसिज्म बनती है उसकी प्रेस स्टेटमेंट की कि कोई गवर्नमेंट कोई ऐसी हो सकती है जो अपनी फौज पे एतबार ना करती हो। ये चीज़ को कहने की क्यों ज़रूरत पड़ी? ये मेरे ख्याल में सबको सोचने का ये मौका है। बिल्कुल ठीक जनाब बाकर साहब, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ उस पर भी आ जाएं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पे आ जाएं, फैटफ पे आ जाएं, जो हमें बार बार ग्रे लिस्ट पे डाल रहे हैं, उस पर असद उमर साहब ने भी कहा कि हमें इसको एक मौके के तौर पर देखना चाहिए। एक जो मसला जनाब और सिविलियन हुकूमत के लिए भी है और अस्करी कुव्वतों के लिए भी है, वो आपकी कलादम तंजीमें हैं। फैटफ ने आपको ग्रे लिस्ट पे लगाया क्योंकि उनको लग रहा था कि दहशतगर्द तंजीमों को माली मुआवनत अभी भी जारी है, उस पर उस तरह की पाबंदियाँ नहीं लगी जिस तरह लगनी चाहिए थी। तो गोइंग फॉरवर्ड सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कोई ख़ास अच्छा रैकेट नहीं है इस चीज़ में क्लैरिटी लाना, अपने तौर पे क्लैरिटी लाना कि हमें कलादम तंजीमों के ख़िलाफ़ ठोस इक़दाम लेने चाहिए। तो क्या सिविलियन हुकूमत और अस्करी क़यादत जो है इस नुक्ते पे एक सफ़े पे आ सकेगी नेशनल एक्शन प्लान की रोशनी में? अब असद मैं आपको पब्लिकली इस बात पे क्या कहूँ, अब आपने एक बड़ा मुश्किल सवाल मुझे डाल दिया है क्योंकि मेरी इस पे तो एक बड़ी क्लियर पोजीशन है। मैं अपनी पोजीशन की बात कर लेता हूं। अपनी पोजीशन बताएं। जी, मैं अब ना फौज की साइड लेता हूँ ना PTI की, कि पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है, पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि जितनी जल्दी इन कल अदम दहशतगर्द तंजीमों की चुंगल में से आप बाहर निकलें। आपको, जैसे आपने खुद कहा, क्लैरिटी लाना पड़ेगी कि ये मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं कर रहे। अगर इनको जिस वक्त इनको पनपने दिया गया उस वक्त की रिक्वायरमेंट थी, स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट, तो अब ज़माना बदल चुका है। आपने ये अभी हाल ही में अपने इर्द गिर्द अपने जो कुछ आपके वाक़यात हो रहे हैं और जो एक हम अगले सेगमेंट में इशू डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। अब आपको ये एक आगे बढ़ना होगा इस सारी चीज़ को ख़त्म करके। जनाब इस मौजू से भी आगे बढ़ते हैं और अगले हिस्से में बैनुमी ताल्लुकात की बात करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अब नई हुकूमत किस तरह उसको हैंडल करेगी और आलमी सतह पर पाकिस्तान अपनी इमेज को किस तरह दुरुस्त कर पाएगी, उस पर बात करेंगे। और माइक पॉम्पेयो की फ़ोन कॉल का जो इशू है जो ख़त्म नहीं होता, उस पर भी बात करेंगे। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात फिर से करेंगे उस फ़ोन कॉल की जिसने वजारत ख़ारजा को और हुकूमत पाकिस्तान को एक ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया। एक जानिब दफ्तर ख़ारजा बहुत कोशिश कर रहा है कि माइक पॉम्पेयो और इमरान खान की कॉल के इशू पर अब किसी तरह से मिट्टी पड़ जाए, लेकिन दूसरी जानिब अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने उस कॉल का एक ट्रांसक्रिप्ट जारी कर दिया है जिसकी वजह से मसाइल थोड़े से बढ़ गए हैं। कितना ज़रूरी है कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से जो आपके बयानात हैं वो मोहतात रहें? जनाब बाकर सजाद साहब, आपका इन अमूर पर आपकी बड़ी गहरी नज़र रहती है, लेकिन सर मैं अगर फ्रॉम द आउटसेट ज़रा कह दूँ, दफ्तर ख़ारजा की दिफा में डिप्लोमेसी जो होती है सर, उसमें गुंजाइश छोड़नी चाहिए। अब ये कहना कि जी इस पर भी अब आप बहुत सख्त पोजीशन लें और बताएं कि हकीकत क्या है। फ़ोन कॉल थी, उस फ़ोन कॉल की वजह से कुछ डिफरेंसेस पैदा हुए, कुछ बयानियों में आपको अब उस तरह के तजाद देखने को मिले। अब आगे बढ़े जनाब, जो ताल्लुकात हैं उनको आप पैच ओवर करें, क्योंकि डिप्लोमेसी का यही नाम है। कह देना अच्छा, जिस तरह कह देना बहुत आसान है। एक तो आप किसी चीज़ पे अगर आप डिप्लोमेसी में पोजीशन लेते नहीं हैं, लेने के लिए आपको पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, छानबीन करने के बाद, डबल चेक करने के बाद आप पोजीशन लें। अगर आप पोजीशन ले लेते हैं तो फिर आप पीछे हटे नहीं। आप सिर्फ ये कह के फिर पीछे हट नहीं सकते कि वी शुड नाउ मूव ऑन, हम उसको प्रेस नहीं कर रहे। और दूसरी बात, सारी दुनिया को पता है कि आप किस लिए प्रेस नहीं कर रहे, कि अमेरिकन ने आपको ट्रांसक्रिप्ट भेज दिया है कि जनाब देखिए हमने बात की थी। अच्छा, लेकिन मैं कह रहा हूँ बाकर साहब कि दूसरी जानिब आप असल में चाहते क्या हैं? अगर इस तरह का ट्रांसक्रिप्ट आ भी गया है तो क्या उससे नहीं, तो मेरा मसला था कि नहीं चाहिए, नहीं, ये आपको शुरू में पोजीशन नहीं लेनी चाहिए थी। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में अपना वाकया भी बताया, जब सुजन राइस से मुलाकात हुई और मैंने उसकी स्टोरी की, तो मेरा वो मजाक बनाया गया उधर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सुजन राइस इनको ही बता के गई, हमें तो कुछ नहीं बता के गई। हमेशा जब बात होती है, ये आपका और अमेरिका के तल्लुकात में एक बुनियादी मसला है और आपको
इसको एड्रेस करना पड़ेगा। असद ये देखो, ये तीसरा वाकया हो रहा है अभी, अब तीसरा वाकया भी हो गया है। इससे पहले इंडिया का आपने कह दिया कि उन्होंने डायलॉग स्टार्ट करने की ऑफर दे दी, इंडिया ने डिनाई कर दिया। अभी फिर आपने ये किया, उसके ऊपर भी आप वापस गए, आप खुद वापस गए। साहब आपको याद होगा जब पीटीआई ऑपोजिशन में थी और राहील शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब बहुत कोशिश कर रहे थे सऊदी अरब और ईरान के बीच किसी तरह से ताल्लुकात को ठीक करने की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बहुत अहम, अब तो शायद वजीर बन गई, उन्होंने कहा था कि जी आप कोई स्ट्राइडेंट पोजीशन क्यों नहीं लेते, चाहे वो सऊदी अरब के हक में हो चाहे वो ईरान के हक में हो। लेकिन जनाब बाकर साहब, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि जब खारजा पॉलिसी की बात होती है तो उसमें इस तरह की गुंजाइश, इस तरह की एम्बिग्यूटी, इस तरह का सबको साथ लेके चलना वो बहुत अहम होता है, और हमेशा डट के पोजीशन ले लेना। अब ये जो फ्रांसीसी सदर हैं मैक्रोन साहब, उस पर जनाब अब आपके लोग कह रहे हैं कि जी वाकई में ये नया पाकिस्तान है, क्योंकि खान साहब तब एक शायद एक मीटिंग कर रहे थे कुछ सहाफियों के साथ, उन्होंने कहा कि जी 30 मिनट बाद मैं जरा कॉल लूंगा। जनाब ये अब आप मुझे प्रोवोक कर रहे हैं। मैंने जिस तीसरे फोपा की तरफ इशारा किया था वो मैक्रोन की कॉल थी। इस पे हम मुत्तफिक हैं। अब मैं नहीं, इस पे मैं बताऊं कि इस तरह नहीं होता कि जनाब के प्राइम मिनिस्टर के ऑपरेटर को कॉल आती है कि दूसरे मुल्क का सरबराह जो है वो आपसे, आपकी वज़ीर-ए-आज़म से बात करना चाहता है। ये असद और बाकिर जैसे टेलीफोन पे बातें करते हैं, उस तरह नहीं होती है। पहले एम्बेसी से रिक्वेस्ट जाती है कि हमारा मुल्क का हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट आपके सरबराह से बात करना चाहता है, फिर बैठ के एजेंडा पे बात होती है और ड्यूरेशन भी तय होती है और सब कुछ होता है। उसके बाद जाके उनके स्केड्यूलिंग होती है। अगर आप मीटिंग में थे तो आपको अपने वक्त को मैनेज करना चाहिए। आपने बड़ा एक गलत मैसेज भेजा है कि आप अपने वक्त को मैनेज नहीं कर सकते, आप दूसरे सरबराह को उस तरह की इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। यहाँ पर हमारी जो एक तहकीकी टीम के एक रुकन है, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब से रब्ता किया तो उन्होंने बड़े आराम से कह दिया कि हमने उनसे दरख्वास्त की कि हम दोबारा इसको रीस्केड्यूल कर लेते हैं। ठीक है, ये रीस्केड्यूलिंग कोई इनफॉर्मल कांटेक्ट नहीं था, ये एक सरबराह मुमलिकत का दूसरे सरबराह हुकूमत के साथ रब्ता था, और इस वजह से इसको उसी तरह से उसी प्रोटोकॉल में आपको देखने की जरूरत है। इस तरह का कैजुअल एटीट्यूड ये तीसरा फोपा हो गया है। इसका आपका बहुत नेगेटिवली आपकी डिप्लोमेसी पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। इंडियंस ने आपको कंट्राडिक्ट किया, अमेरिकन ने आपको कंट्राडिक्ट किया, आपने मैक्रोन की कॉल को लाइटली लिया। जी बिल्कुल ठीक बाकर साहब। अब ये जब आप इतना तवील सिलसिला कुछ 12 दिन का ही बयान कर देते हैं तो उसके आगे जनाब अब दो राय की भी गुंजाइश नहीं रहती। जिस तरह की इसमें आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी, आपके पास बड़ा एक्सपीरियंस फॉरेन मिनिस्टर है जो पहले भी रह चुके हैं। बिल्कुल ठीक। इसी नुक्ते पे इजाजत लेंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम आया होगा। मुझे और बाकर सज्जाद को अपनी राय से भी आगाह कीजिए सोशल मीडिया के लिंक के जरिए, और कल तक इजाजत दें। खुदा हाफिज।